नमस्कार दोस्तों। आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस बात को लेकर वाद विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। इसके बारे में आपको थोड़ा ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अंडर आर्टिकल 31 of part 3 of the constitution related to fundamental rights, जो कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। ये अधिकार हमारे देश के माइनॉरिटीज को देता है कि वे अपने शैक्षणिक संगठनों की स्थापना, प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं। माइनॉरिटीज कैन एडमिनिस्टर एंड मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब अगर आप बात देखें, सोचें और समझें तो 1857 की महान क्रांति के बाद देश में एक बड़े मुस्लिम समाज सुधारक हुए सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में 1877 में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य, जिसका मकसद ये था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम समाज के पढ़ने वाले लोग हैं, वो दीन और अपने ईमान के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के साथ भी जुड़ें। वो अंग्रेजी सीखें, ज्ञान विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ साथ अपनी दीनी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन भी हासिल करें। और इसलिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया, जिसको 1877 में इस्टेब्लिश किया गया, 1877 में, जिसके लगभग 43 साल बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट 43 ईयर्स, एक पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ, एएमयू एक्ट 1920, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920। और लगभग ये वो समय था जब हमारे देश में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक काबिल और अपने अपने फील्ड के बहुत ही एमिनेंट लोग निकल चुके हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हुए और आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके ही वंशज के, उनके ही पुत्र और उनके ही प्रपौत्र, यानी उनके सन और ग्रैंड सन हैं। और भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके जाकिर हुसैन साहब, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में आए तो नसीरुद्दीन शाह, और हमारे देश के बड़े मकबूल, मारूफ और बड़े मशहूर और लोकप्रिय जावेद अख्तर साहब, ऐसी तमाम महान शख्सियतें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हैं। अब 1898 में सर सैयद अहमद खान, जो एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर और रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, उनकी डेथ हो जाती है। बाद में जब देश आज़ाद होता है तो फिर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जिसको कहते हैं अजीज बाशा वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1967 में ये मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की जाती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया गया है और इस तरीके से ये दूसरे नागरिकों के साथ भेदभाव है। अब ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको कई अलग तरीके के अधिकार दिए गए हैं। दिस इंक्लूड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस to set up at all levels from primary to professional institutional educations, जैसे कि वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर पेशेवर शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं। Notably, these institutions enjoy exemptions from the implementation of SC, ST and OBC reservations in both admissions and employment, तथा ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों को SC, ST, OBC इनको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है और ये प्रवेश से लेकर वहाँ नियुक्ति और रोजगार तक में ये इन लोगों को आरक्षण देना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ
they can reserve up to 50% of seats for students of their own community, और अपने ही समुदाय के लगभग 50% सीटें ये अपने ही समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं। अब 1877 में जब सर सैयद अहमद खान ने, जो कि एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे, ये एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज बनाया, जिसको लगभग 43 साल 43 ईयर्स बाद 1920 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट से एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और 1967 में सुप्रीम कोर्ट में अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए अमेंडमेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी को लेकर के 1951 और 1965 में किए गए थे, उनकी समीक्षा की। यानी कि 1951 और 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर जो एएमयू एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किया गया था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा के मामले में ये फैसला सुनाया, जो कि 5 जज सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इसमें उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, क्योंकि स्थापना एक केंद्रीय विधायन से हुई है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुई है। इसको लेकर के पूरे देश में बड़ा विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद धीरे धीरे ये मामला पूरे देश में फैला, और इसको लेकर बड़ा विरोध जब शुरू हुआ, लोग एएमयू के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फिर से बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगे। तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय 1981 में, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पार्लियामेंट से एक नया एक्ट पारित कराकर फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया। जैसे ही उन्होंने माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया तो ये मामला वहां खत्म हो गया। लेकिन 2005 में एक और सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जिसको कहते हैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1981 के अमेंडमेंट एक्ट को ही रद्द कर दिया, इसे विधिशून्य और समाप्त घोषित कर दिया। तो इन दिस केस ऑफ डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, the amendment act of 1981 was declared as null and void and ultra virus। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब ये अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में ये कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना एक सेंट्रल लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट के एक कानून से हुई है। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विजिटर खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तीसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। चौथी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्निशन और फंड्स और ग्रांट्स दी जाती हैं। इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाती है, भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसके नियमों के तहत ये यूनिवर्सिटी काम करती है, ये विश्वविद्यालय काम करती है। इसलिए इसे एक धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जा सकता। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया 2005 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा। तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार
सत्ता में आ चुकी थी और 2006 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई के लिए अपील की, लेकिन मामला लंबित पड़ा रहा और 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट पार्टी भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील ही वापस ले ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले से वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं और इसलिए जरूरत नहीं है कि इस मामले पर सुनवाई की जाए। लेकिन फिर अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला दाखिल किया गया, जिसमें कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से ये अपील की गई है कि उसके माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल किया जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पुनर्समीक्षा, पुनर्विचार करते हुए इसे रद्द किया जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा बहाल किया जाए। क्योंकि 5 जजेस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा इस मामले को सुनवाई की जा चुकी थी, तो अब इसे 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे श्री रंजन गोगोई ने रेफर कर दिया। और जब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई में अभी तक जो 7 जजेस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि आप कैसे पार्लियामेंट के द्वारा पारित किसी कानून को नहीं मान सकते हैं। सरकार को यह अधिकार तो है कि वो पार्लियामेंट से नया कानून बना दे और पुराने कानून को रद्द कर दे या उसमें कोई बदलाव कर दे, लेकिन जब तक वो कानून है, मौजूदा दौर में वो एग्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व में रहता है, तो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर यानी इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कह सकते हैं कि वो पुराने अमेंडमेंट एक्ट से जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो उससे सहमत नहीं है, यानी जो 1981 का अमेंडमेंट एक्ट था। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक नया लॉ तो बना सकते हैं, आप पुराने लॉ को अमेंड कर सकते हैं, आप पुराने लॉ को एबॉलिश भी कर सकते हैं, लेकिन आप पुराने लॉ को मानते नहीं, ये कैसे कह सकते हैं। और इस तरह से ये मामला गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और कई तरीके के वाद विवाद में फंस गया, जिस पर कि अब सुनवाई चल रही है और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस मामले पर अभी तक जो भी बातचीत हुई है उसके अनुसार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें कि लगातार नया कुछ न कुछ परिवर्तन न्यायपालिका की जोरदार बहस में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अब सरकार का पक्ष वो क्या रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। और इस लिहाज से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला आज की तारीख में नहीं दिया है और अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को होने वाली है, जिसमें यह देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट एएमयू को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देता है या नहीं। जहां तक ये तर्क है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देना चाहिए, तो ये अपने आप में इसलिए वैलिड नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू शब्द जुड़ा है, तो क्या वो एक हिंदू यूनिवर्सिटी है। तीर्थंकर जैन महावीर यूनिवर्सिटी में जैन शब्द जुड़ा है, तो क्या वो एक जैन यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसी न किसी रिलीजियस नेम यानी धार्मिक नाम पर आधारित हैं, तो केवल धार्मिक नाम पर आधारित होने के कारण किसी को धार्मिक
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा नहीं माना जा सकता। तो देखते हैं अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है। अगर आपको इसके बारे में कोई शक व शुबहा, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके मन में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। और आप इसी तरह से नए वीडियोस को देखते रहें अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए, अपने जनरल अवेयरनेस के लिए, अपने सामान्य ज्ञान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, और सिविल सेवा, न्यायिक सेवा और अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए वैद आईसीएस लखनऊ के वीडियो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।